ये है हमारा सोलर सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसके बारे में कई दशकों से हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये स्पेस में कहीं और नहीं बल्कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही है। बट व्हाट इफ कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भले ही हमारा ये सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के अंदर मौजूद हो, लेकिन ये पिछले करोड़ों सालों से एक ऐसे मिस्टीरियस बबल के अंदर कैद हो चुका है जिसके बारे में हमें किसी भी स्कूल या फिर कॉलेज की बुक में पढ़ाया तक नहीं जाता। और सबसे अजीब बात तो यह है कि इस मिस्टीरियस बबल के बारे में हमारे एस्ट्रोनॉमर 1-2 सालों से नहीं बल्कि साल 1972 से जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके भी वो खामोश हैं। Our solar system isn't free floating in space. It's been trapped inside a giant mysterious bubble, and researchers have quietly known this for years. लेकिन गाइस, सच की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो एक ना एक दिन पूरी दुनिया के सामने जरूर आकर रहता है। और उसी की तर्ज पर आज की हमारी लेटेस्ट स्टडीज ये बात पूरे तरीके से क्लियर कर चुकी है कि हमारा सोलर सिस्टम ना सिर्फ इस मिस्टीरियस बबल के अंदर कैप्चर हो चुका है, बल्कि यही वो बबल है जिसकी वजह से हमारे प्लेनेट अर्थ पर जीवन भी बना पाया है। और शायद फ्यूचर में यही बबल इकलौता ऐसा कारण भी बनेगा जो एक ही झटके में दोबारा से हमारे प्लेनेट अर्थ को कर देगा। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको इस मिस्टीरियस बबल की सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, बल्कि आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर कैसे फ्यूचर में यही बबल हमारी और हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए सबसे बड़ा खतरा कैसे बन सकता है। तो बिना समय को खराब करे सिर्फ साइंटिफिक स्टडीज के आधार पर चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। असल में गाइस, ये पूरा ही सिनेरियो स्टार्ट होता है साल 1967 से, जब पराग में इंटरनेशनल स्पेस साइंस समिट को रखा गया। इंटरेस्टिंगली इस समिट के अंदर उस समय दुनिया भर के बड़े से बड़े एस्ट्रोनॉमर्स अपनी नई नई रिसर्च के साथ इकट्ठा होते हैं। हैरानी की बात यह है कि ड्यूरिंग दिस समिट कुछ एस्ट्रोनॉमर जब एक दूसरे के साथ अपने लेटेस्ट डेटा को शेयर करते हैं तो उन्हें यह बात क्लियर होती है कि अगर हम हमारी साइंस और बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बेस मानकर अपने सोलर सिस्टम के इस नए डेटा को देखें तो जहां पर अर्थ है उसके आसपास इतनी बड़ी क्वांटिटी में स्पेस डस्ट, प्लाज्मा, गैस और रेडिएशन मौजूद होना चाहिए था कि उसमें हमारे प्लेनेट अर्थ के द्वारा परफेक्ट एटमॉस्फेयर को सस्टेन कर पाना और उसमें हम इंसानों का जिंदा रह पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता। लेकिन बावजूद इसके भी हम इंसान ना सिर्फ हमारे प्लेनेट अर्थ पर अच्छे खासे तरीके से जी रहे हैं, बल्कि हमारे प्लेनेट अर्थ का एटमॉस्फेयर भी काफी हद तक सस्टेनेबल है, जिससे दो बातें क्लियर होती हैं। नंबर 1, या तो अभी तक हमारी साइंस और स्पेस को लेकर बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूरे ही तरीके से गलत है, या फिर नंबर 2, हमारे आसपास कोई ना कोई ऐसी इनविजिबल प्रोटेक्शन शील्ड मौजूद है जो हमें स्पेस के इन सारे ही खतरों से प्रोटेक्ट कर रही है। वेल गाइस, अब इन दोनों ही पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट सच था? प्रैक्टिकली इसका ऑथेंटिक आंसर इन रिसर्चर्स को मिलने वाला था साल 1977 में। असल में साल 1977 में दुनिया भर के अलग अलग देशों से रॉकेट पर लगाकर एक्सरे टेलीस्कोप को स्पेस में लॉन्च किया जाने लगा। इंटरेस्टिंगली जैसे ही ये टेलीस्कोप स्पेस में पहुंचते हैं, ये स्पेस के अंदर लो फ्रीक्वेंसी की एक्स रेज को बहुत बड़े स्केल में डिटेक्ट करते हैं। हैरानी की बात ये थी दोस्तों कि तमाम कोशिश करने के बावजूद भी हमारे रिसर्चर्स को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये एक्स रेज हमारे सोलर सिस्टम के आसपास इतने बड़े स्केल में जनरेट हो कैसे रही हैं। कि तभी हमारे इस कंफ्यूजन को दूर करने मसीहा बनकर हमारे सामने आया हम सबका फेवरेट स्पेस मिशन वॉयेजर। असल में जब वॉयेजर 1 और 2 मिशन को लॉन्च किया गया था तो इनका प्राइमरी एम ये पता लगाना था कि आखिर हमारे सूरज की लिमिट कहां पर खत्म होती है। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर इस चीज का पता लगाया कैसे जाएगा? असल में देखो, हम सभी को यह पढ़ाया जाता है कि स्पेस प्योर वैक्यूम है, लेकिन सच तो यह है कि यह असली हकीकत नहीं है। असल में स्पेस सिर्फ वैक्यूम ही नहीं बल्कि स्पेस मैटर का एक ऐसा बड़ा समुद्र है जिसमें भले ही स्पेस मैटर की डेंसिटी काफी ज्यादा कम हो, लेकिन ये मैटर हर जगह मौजूद होता है। अब बात अगर सन की जाए तो भाई ये तो हम सभी को पता है कि सन से लगातार फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आंधी की तर्ज पर बहुत तेज स्पीड से रिलीज होते हैं, जिसे साइंटिफिक टर्म में सोलर विंड कहा जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन पार्टिकल्स की डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 3 से 10 पार्टिकल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। अब सिंपल लॉजिक हमसे ये कहता है कि जैसे जैसे हम सन से दूर होते हुए चले जाएंगे, इन पार्टिकल्स की क्वांटिटी भी उसी हिसाब से स्पेस में
कम होती जाएगी। यानी कि ये ठीक ऐसा ही है जैसे एक फैन को ऑन करने के बाद अगर उसके पास आप जाकर खड़े होते हो तो आपको तेज हवा लगती है, लेकिन जब आप दूर जाते हो तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब उस फैन की हवा आप तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगी। और प्रैक्टिकली स्पेस में यही चीज हमें हमारे सूरज के बारे में पता करनी थी। अब हैरानी की बात यह है दोस्तों कि 25 अगस्त 2012 को जैसे ही वॉयेजर हमारे सोलर सिस्टम के एंड पर पहुंचता है तो उसके इंस्ट्रूमेंट एक बेहद ही अजीब चीज को डिटेक्ट करते हैं, जिसने नासा के कंट्रोल रूम में भी सन्नाटा कर दिया। असल में जैसे ही हमारा ये मिशन सन से लगभग 18 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर पहुंचता है, इसमें लगे हुए इंस्ट्रूमेंट ये बात पूरे तरीके से क्लियर करते हैं कि वहां पर सोलर विंड की स्पीड 0 हो चुकी है, जिससे ये बात पूरे तरीके से क्लियर होती है कि हमारे सन का इफेक्ट स्पेस में लगभग 18 बिलियन किलोमीटर तक रहता है और इसलिए इस पॉइंट को आज हीलियोपॉज कहा जाता है और जहां पर वो लास्ट बाउंड्री या फिर सीमा बनती है उसे साइंटिफिक टर्म में हीलियोस्फीयर कहा जाता है। ये डिस्कवरी अपने आप में काफी ज्यादा बड़ी और सेलिब्रेट करने वाली थी कि तभी अचानक से कंट्रोल रूम में एक बार फिर सन्नाटा छा जाता है। असल में हमारा ये वॉयेजर मिशन जैसे ही इस हीलियोस्फीयर को क्रॉस करके सन से 18.5 बिलियन किलोमीटर दूर जाता है, वो अर्थ पर ये डेटा भेजता है कि एक बार फिर से जहां पर सोलर विंड के पार्टिकल्स होने ही नहीं चाहिए थे, वहां पर दोबारा से वो अच्छी खासी क्वांटिटी में मौजूद है। लेकिन साइंटिफिकली ये हो कैसे सकता है? वेल गाइज, यही है वो सबसे पहली ऐसी मिस्ट्री जिसने हम इंसानों को इस बबल की मिस्ट्री से पर्दा उठाने के लिए मजबूर किया। असल में जैसे ही वॉयेजर का ये डेटा हमें अर्थ पर रिसीव हुआ, दुनिया भर के बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर्स ने स्पेस को एक से एडवांस एक टेलीस्कोप से देखना स्टार्ट किया। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि अपने इस ऑब्जर्वेशन में कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने ये नोटिस किया कि हमारे अर्थ और सोलर सिस्टम के आसपास का स्पेस हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में मौजूद बाकी के स्पेस से काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि जहां एक तरफ हमारे सोलर सिस्टम के आसपास और उसके अंदर हमें नए नए और बड़े स्टार्स और गैस पार्टिकल्स बड़ी क्वांटिटी में नजर आने चाहिए थे, तो वहीं इससे उलट वहां पर कई करोड़ किलोमीटर दूर तक एक खालीपन यानी कि वॉइड है, जहां पर ना ही कोई नया स्टार बन पा रहा है और ना ही स्पेस मैटर उतनी क्वांटिटी में मौजूद है जितना वहां पर होना चाहिए था। एंड ऑनेस्टली ये चीज कंसर्निंग थी और इसलिए इस पूरे ही एरिया की एग्जैक्ट शेप और लोकेशन का पता लगाने के लिए हार्वर्ड सेंटर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की साइंटिस्ट डॉक्टर कैथरीन जकर ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी की अल्ट्रा पावरफुल गाइया स्पेस ऑब्जर्वेटरी के डेटा का इस्तेमाल किया। असल में ये ऑब्जर्वेटरी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये 1000 किलोमीटर दूर रखे इंसानी बाल की मोटाई तक का आराम से अनुमान लगा सकती है। इंटरेस्टिंगली इस ऑब्जर्वेटरी का इस्तेमाल करके कैथरीन ने हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के स्पेस को जब ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उन्हें यह पता चला कि हमारा सोलर सिस्टम तो प्रैक्टिकली एक 1000 लाइट ईयर लंबे और चौड़े ऐसे जाइंट बबल के बीचों बीच फंसा हुआ है, जो टेक्निकली अंदर से ऑलमोस्ट पूरे ही तरीके से खाली है और इसीलिए इसे सबसे पहली बार नाम दिया गया द लोकल बबल। तो अब यहां पर दो सवाल खड़े होते हैं। नंबर 1, आखिर ये बबल बना कैसे, और नंबर 2 कि भाई आखिर हमारा प्लेनेट अर्थ विद द एंटायर सोलर सिस्टम इसके अंदर ऐसे फंस कैसे गया। वेल गाइस, बी रेडी, क्योंकि अब आप अपने ही सोलर सिस्टम के बारे में एक बेहद ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने वाले हैं। देखो, सबसे पहले बात अगर इस बबल के बनने की जाए तो साल 2025 के लास्ट में हमें मिले लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग आज से करीब 14 मिलियन साल पहले जिस जगह पर आज ये बबल मौजूद है वहां पर बेहद ही मैसिव 15 स्टार्स मौजूद थे। लेकिन जैसे ही इन स्टार्स की जिंदगी खत्म हुई, ये सुपरनोवा में कन्वर्ट हुए और वहां पर एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हुई जिसमें 15 इतने बड़े स्पेस में एक्सप्लोजन हुए कि उन्होंने उस एरिया में मौजूद इंटरस्टेलर गैस, रेडिएशन और धूल को कई करोड़ किलोमीटर दूर तक स्पेस में फेंक दिया। ये ठीक ऐसा ही है जैसे एक पाउडर की बॉल के अंदर अगर हम किसी एक बॉम्ब को लगाएं तो जैसे ही वो बॉम्ब फटेगा वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा कि जिसके चलते हुए वो पाउडर को चारों ही तरफ बिखेर देगा और सेंटर में हमें देखने को मिलेगी एक खाली जगह, और स्पेस के केस में इसी खाली जगह को कहा जाता है वॉइड, जहां पर करोड़ों किलोमीटर दूर तक के एरिया में कोई भी रेडिएशन या फिर स्पेस मैटर ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में मौजूद रह ही नहीं पाता। लेकिन गाइस, इस एक्सप्लेनेशन के साथ एक क्वेश्चन बहुत बड़े स्केल में खड़ा होता है जो हमसे ये कहता है कि अगर ये ब्लास्ट या एक्सप्लोजन 14 मिलियन साल पहले हुआ था तो प्रैक्टिकली इस चीज से हमारा प्लेनेट अर्थ और हमारा कंप्लीट सोलर सिस्टम बच कैसे गया।
क्योंकि ये तो हम सभी को पता है कि जब सुपरनोवा होता है तो उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा तेज होती है कि आसपास चाहे कितना भी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड वाला प्लेनेट मौजूद हो, वो चुटकी बजाते ही खत्म हो जाता है। अब बात अगर हमारे प्लेनेट अर्थ और हमारे एंटायर सोलर सिस्टम की जाए तो भाई ये तो 4.5 बिलियन साल से भी पुराना है, तो प्रैक्टिकली ये उस रेडिएशन से बचा कैसे? वेल गाइस, इसका सबसे सटीक आंसर है गुड लक, एंड बिलीव मी, ये मजाक नहीं है। देखो, ये तो हम सभी को पता है कि हमारा सन और उसके आसपास के सारे ही प्लेनेट हमारी गैलेक्सी के अंदर एक जगह पर रुके हुए नहीं हैं, बल्कि वो हमारी पूरी ही मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर घूम रहे हैं। अब इंटरेस्टिंगली हमारा कंप्लीट ये सोलर सिस्टम हमारे गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगभग 220 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लगाता है, और इस चक्कर को पूरा करने में हमें 200 मिलियन साल लगते हैं, जिसे साइंटिफिक टर्म में एक गैलेक्टिक ईयर कहा जाता है। अब सबसे चौंका देने वाली बात तो यह है दोस्तों कि आज से जब 14 मिलियन साल पहले वो स्टार फटकर सुपरनोवा जनरेट कर रहे थे, तो उनमें से 15 में से 13 सुपरनोवा धमाके तब हुए जब हमारी गैलेक्सी उस एरिया से लगभग 1000 लाइट ईयर की दूरी पर थी। रिजल्ट, हमारा प्लेनेट अर्थ और हमारा एक कंप्लीट सोलर सिस्टम पूरे ही तरीके से सेफ रहा। बट इंटरेस्टिंगली बाकी के 2 धमाके जब हुए जब हम ऑलरेडी इस बबल के अंदर एंटर कर चुके थे, बट लकीली उस समय उन धमाकों से हमारे सोलर सिस्टम की दूरी 300 लाइट ईयर की थी, जिसकी वजह से इस बार भले ही सुपरनोवा रेडिएशन हमारे प्लेनेट तक ना पहुंच पाया हो, लेकिन फिर भी इन धमाकों से जनरेट हुई इंटरस्टेलर डस्ट और गैस पार्टिकल्स इस बार हमारे प्लेनेट अर्थ से जाकर टकरा जाते हैं। और प्रैक्टिकली यही था वो मैजिक मोमेंट जिसमें शायद यूनिवर्स के क्रिएटर ने हमारे प्लेनेट अर्थ को एक नई जिंदगी दे दी। क्योंकि गाइस, अगर हम गैलेक्सी में ट्रेवल करते हुए इस बबल के अंदर ना घुसते और हमारे घुसने के बाद वो 2 बड़े सुपरनोवा ब्लास्ट ना होते, तो आज हम और आप इस धरती पर मौजूद ही नहीं होते। कैसे? चलो वो भी बताता हूं। देखो गाइस, हमारा ये प्लेनेट अर्थ इस मैसिव बबल के अंदर आज से लगभग 50 लाख साल पहले एंटर करा था। अब देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज से 50 लाख साल पहले अर्थ पर लाइफ नहीं थी। हाँ, ये बात पूरे तरीके से सच है कि हम इंसानों ने उस समय अपने प्लेनेट पर कदम नहीं रखा था, लेकिन बावजूद इसके भी हमारे प्लेनेट अर्थ पर उस समय भी अच्छी खासी क्वांटिटी में लाइफ और ग्रीनरी एग्जिस्ट करती थी। बट सैडली वो अपने अंत की तरफ बढ़ रही थी। असल में देखो, ये तो हम सभी को पता है कि आज से लगभग 2.6 मिलियन साल पहले अर्थ पर आइस एज की शुरुआत हुई थी, और हमारे इस प्लेनेट पर मौजूद ऑलमोस्ट हर एक जिंदगी का यहाँ पर सरवाइव कर पाना इम्पॉसिबल हो गया था। करोड़ों पशु पक्षी इसी टाइम पीरियड के दौरान हमारे इस प्लेनेट अर्थ को अलविदा कह जाते हैं, जबकि हमारी सारी ही ग्रीनरी बर्फ की सफेद चादर के अंदर ढक जाती है। तो ऑन अ ब्रॉडर पिक्चर, अगर उस समय के सिनेरियो को देखा जाए तो हमारा प्लेनेट अर्थ एक हैबिटेबल प्लेनेट से कन्वर्ट होकर एक ऐसे सख्त, ठंडे और बेचैन प्लेनेट में कन्वर्ट हो चुका था जहां पर लाइफ फॉर्म होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया था। बट गेस व्हाट, तभी एक चमत्कार होता है। असल में जहां एक तरफ अर्थ ऑलमोस्ट अपनी लाइफ को खो चुकी थी, तो वहीं इसी वक्त दूसरी तरफ लोकल बबल में मौजूद आखिरी स्टार सुपरनोवा में कन्वर्ट होकर ब्लास्ट कर जाता है। अब जब ऐसा होता है तो क्योंकि हमारी अर्थ उस सुपरनोवा से काफी ज्यादा दूर थी, तो यहाँ पर रेडिएशन तो नहीं पहुंचता, लेकिन वहां पर इंटरस्टेलर डस्ट आसानी से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री कर जाती है। इंटरेस्टिंगली इस धूल के अंदर एक बेहद ही खास रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, जिसे आयरन 60 के नाम से जाना जाता है। अब हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये आयरन 60 की एक बेहद ही यूनिक टेंडेंसी होती है, जिसके चलते हुए ये इतना ज्यादा एक्टिव होता है कि ये बेहद ही आसानी से अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर लेता है, जबकि ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर बाउंड करके भी रख लेता है, जिसके चलते हुए जैसे ही ये कॉस्मिक आयरन अर्थ के सरफेस पर गिरता है, ये धीरे धीरे डेड हो चुकी अर्थ के सरफेस पर एक बार फिर से ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन को शुरू कर देता है, जिससे अर्थ के ऑर्गेनिक सेल में बायोकेमिकल प्रोसेस तेज हो जाती है और डीएनए सिंथेसिस और सेल्यूलर एनर्जी अचानक से बूस्ट कर जाती है। रिजल्ट, सुपरनोवा की ये मिट्टी एक बार फिर से हमारे प्लेनेट अर्थ में जान फूंक देती है, और जो प्लेनेट टेक्निकली खत्म हो चुका था, वहां पर एक बार फिर से पहले से भी ज्यादा एडवांस और ताकतवर स्पीशी जन्म लेने लगती है, और उसी के बाद ही
कदम रखते हैं हम इंसानों के पूर्वज। यानी कि अगर यहाँ तक की सारी ही रिसर्च को देखा जाए तो आप ये कह सकते हो कि भले ही सुपरनोवा वाकई के प्लैनेट्स के लिए तबाही मचाने का काम करता हो, लेकिन अर्थ के केस में उन सुपरनोवा ने एक ऐसा चमत्कार कर दिया जिसकी वजह से हम इंसान ना सिर्फ अर्थ पर पनप पा रहे हैं बल्कि हम खुद को इतना एडवांस भी कर पाए हैं। लेकिन गाइस, नेचर का एक बेहद ही गंदा रूल भी है कि जब भी वो किसी भी चीज को गिफ्ट देती है तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड वो उस गिफ्ट को उन लोगों से छीन भी लेती है। और शायद 2026 का लेटेस्ट डेटा इस चीज का परफेक्ट एग्जांपल हो। असल में गाइस, साल 2026 की स्टार्टिंग में जब नासा के एस्ट्रोनॉमर्स इस लोकल बबल पर काफी ज्यादा डीप इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो उन्हें वहां पर एक बेहद ही अजीब सी चीज नोटिस हुई, जिसके चलते हुए उन्हें यह बात क्लियर हुई कि इस लोकल बबल का एक्सपेंशन रेट ईयर बाय ईयर कम होता जा रहा है। यानी कि अब वो समय आ चुका है कि ये बबल किसी भी टाइम एक्सपेंड होना बंद हो जाएगा और जब ये होगा तो ये बबल धीरे धीरे मिल्की वे गैलेक्सी में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। रिजल्ट, हमारा ये एंटायर सोलर सिस्टम एक बार फिर से ठीक उसी कंडीशन में पहुंच जाएगा जैसा आज से लगभग 50 लाख साल पहले था। यानी कि हमारे सोलर सिस्टम के आसपास एक बार फिर से डेंस रेडिएशन, डस्ट पार्टिकल और गैसेस का एक ऐसा एरिया आ जाएगा जो हमें चारों ही तरफ से कवर कर लेगा। अब देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ये बबल यहाँ से हट गया और हम वॉइड से बाहर आकर डेंस एटमॉस्फेयर में एंट्री कर गए तो भाई हमारे प्लेनेट अर्थ पर तबाही ही मच जाएगी। नहीं, ओवर अ नाइट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यह भी बताया था कि जब सोलर सिस्टम इस बबल के अंदर था ही नहीं तब भी अर्थ पर लाइफ आराम से फल फूल रही थी। लेकिन एक चीज यहाँ पर थोड़ी सी कंसर्निंग है। देखो, ये बात पूरे तरीके से क्लियर है कि आज की डेट में हमारी ओजोन लेयर और मैग्नेटिक फील्ड हमें इन तरीके की चीजों से प्रोटेक्ट करती है, लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि अगर ये बबल डिसॉल्व हो गया तो हमारी ओजोन लेयर और मैग्नेटिक फील्ड को लगभग 50 से 60 गुना ज्यादा रेडिएशन और पार्टिकल से हमें प्रोटेक्ट करना होगा, जिसकी वजह से नो डाउट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में काफी बड़े बड़े चेंजेस हो सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि भले ही ये वो माहौल हो जो आज से 50 लाख साल पहले था और 50 लाख साल पहले अर्थ पर अलग अलग तरीके की स्पीशी भी मौजूद थी, लेकिन सच ये भी है कि उस समय हम इंसान यहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो ओवर अ टाइम पीरियड इन तरीके के चेंजेस और रेडिएशन से हम इंसानों की बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करेगी, प्रैक्टिकली ये किसी को भी नहीं पता। हो सकता है कि कुछ भी ना हो और ये भी हो सकता है कि इसी रेडिएशन के चलते हुए हम ऐसी बीमारियों के शिकार हो जाएं कि शायद यहाँ पर हमारा सरवाइव कर पाना ही काफी ज्यादा मुश्किल हो जाए। और देखो, यही है स्पेस की सबसे बड़ी खूबसूरती, क्योंकि स्पेस भी हम इंसानों की लाइफ की तरह अनप्रेडिक्टेबल होता है, जहां पर आप चाहे कितने ही बड़े बड़े लॉ और प्रिंसिपल्स लगाते रहे, लेकिन यहाँ फिर भी हर पल कुछ भी होने की पॉसिबिलिटी 100% रहती है। और यही वो एक सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए ये सारी ही चीजें जानने के बावजूद भी दुनिया का कोई भी रिसर्चर या फिर साइंटिस्ट आपको ऑन पेपर ये लिखकर नहीं देगा कि जब ये बबल हटेगा तो क्या हम इंसान यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे या फिर नहीं। तो इन शॉर्ट भाई, अभी जो ये मोमेंट आपको मिला है ना, इसे ही खुलकर खुश होकर एंजॉय कीजिए और इस इंफॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ ही ये बबल कितने दिनों में हट सकता है, ये कैसे हटेगा, अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके सारे ही डाउट्स को स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर सकूं। इसके साथ ही गाइस, अगर विद प्रूफ इन्हीं तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियोस दिख रही है ना भाई, इन्हें भी चेकआउट जरूर करना, क्योंकि ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।